नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप जानते हैं कि लगातार पॉडकास्ट में, टीवी लाइव पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो कुछ अलग हैं, हटकर हैं। नरेंद्र सरेंडर तो आपने खूब देखा, खूब सुना, लेकिन नरेंद्र सरेंडर बोलने वाले राहुल गांधी ने एक विस्फोट कर दिया है। भूचाल है, आ चुका है, आप जानते हैं। और वो मामला क्या है उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं हमारे दो साथियों को। आप जानते हैं दोनों को, अतुल जी हैं, अतुल सिन्हा जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथी समीर जी, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का। और चर्चा इस पॉडकास्ट में हमेशा की तरह कुछ नई बातें, कुछ अलग बातें। बात ये आई है कि राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को कुछ हिंदी के अखबारों में छापा गया, अंग्रेजी के अखबार में तो मैंने सिर्फ एक ही अंग्रेजी अखबार में देखा, इंडियन एक्सप्रेस में। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा प्रहार है। नई बात कुछ नहीं है, लेकिन बात इतनी दूर तक जाएगी इसका अंदाजा नहीं था। ये कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है, वो जो पिछले दिनों, पिछले 2024 में हुआ था अतुल जी, उस चुनाव में कुछ धांधली हुई, कुछ गड़बड़ हुआ। उसके बारे में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत, इन लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कुछ तथ्य रखे थे, कुछ जवाब मांगे गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जवाब देने की जगह इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया था कि वो गलत है, फेक है। 5 पॉइंट में आज राहुल गांधी ने इस मसले को रखा है और जिसमें साफ साफ कहा है कि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के लिए पॉइजन का काम कर रहे हैं, जहर का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप इस लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको इलेक्शन को जिंदा रखना होगा, इलेक्शन कमीशन को जिंदा रहना होगा। जरा इसी पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं इस पूरे 20 मिनट के चर्चा में, और समझने की कोशिश करते हैं जो चल रहा है इलेक्शन आखिर किस दिशा में जाएगा आने वाले समय। अभी तो कोई इलेक्शन है नहीं, है कुछ महीनों के बाद है जी। बिल्कुल। कुछ महीनों के बाद है, और उसी की आशंका महाराष्ट्र को देखते हुए, महाराष्ट्र का जो बार बार राहुल गांधी उदाहरण पेश कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, नवंबर से ही कर रहे हैं। और ये कोई ये जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, आज अखबारों में जो छपा है, उसमें उन्होंने वही बातें कही हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ कही है। 5 सवाल भी उठाए हैं और सीधा सीधा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए, जो सफाइयां आ रही हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग बार बार, अब वो सच बोल रहे हैं कि चुनाव आयुक्त तो सच बोल रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये तो आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उसके पीछे क्या है। पूरी की पूरी एक राजनीति चल रही है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई, धांधली हुई, और जिस तरह से नतीजे पलटे, जहां साफ साफ नजर आ रहा था, महाराष्ट्र तो एक छोटी सी एक मिसाल है। ऐसे बहुत सारे हर चुनाव के बाद इस तरह के सवाल आए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का जो सवाल है वो उठा ही। तो राहुल गांधी ने आज कम से कम अपने इस लेख में पूरे तथ्य के साथ चीजों को रखने की कोशिश की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तथ्यों के साथ रखने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज की देखिए, इस वक्त इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन आने में, बिहार का इलेक्शन आने में अभी लगभग 4 महीने का वक्त तो लगेगा। ये 6ठा महीना चल रहा है, 10वें महीने में, यानी अक्टूबर नवंबर में 4 से 5 महीने बाद इलेक्शन होना है। दिवाली और छठ के बाद या उससे पहले हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो बिहार चुनाव के समय करते, अगर इस आर्टिकल को लेके आते, तो हो सकता था, कहा जाता कि नहीं जी, अभी तक आप चुप थे, अब इलेक्शन का समय आया और जब हार सामने दिखाई दे रही है, जो बीजेपी कहती है, हार सामने दिखाई दे रही है, तो आप आ गए रोने के लिए। इस वक्त और इन 5 पॉइंट्स में जिस बात को रखते हुए राहुल गांधी ने जवाब मांगा है, साफ साफ कह रहे हैं कि उन तथ्यों को यहां मैं रख रहा हूं जो आधिकारिक तौर पर हमारे पास हैं। अनाधिकृत तौर पर बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं इस आर्टिकल में लिख ही नहीं रहा हूं, और जिसमें उन्होंने जो तथ्य रखे हैं, साफ साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां है। चलिए, इसमें अब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। देवेंद्र फडणवीस जो वहां के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी आके प्रेस के सामने प्रेस को संबोधित किया, सवालों का जवाब दे गए। राजनीति दोनों साइड से अगर हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग जो बात करता है, चुनाव आयोग अगर खंडन कर रहा है समीर जी, तो चुनाव आयोग को भी कुछ तथ्य तो रखने चाहिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो डिमांड है इधर से इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी डिमांड क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं कि वोटर जो लिस्ट है, जो फोटो के साथ, आजकल तो फोटो आईडी है, तो फोटो के साथ आप बता दीजिए कि वोटर लिस्ट में कौन कौन सा है। अगर ए है, अगर राजीव है, तो राजीव की तस्वीर होगी।
अतुल जी हैं तो अतुल जी की तस्वीर होगी, समीर जी हैं तो समीर जी की तस्वीर होगी, बिना तस्वीर के तो होंगे नहीं। आपको ये सूची देने में, ये लिस्ट देने में तकलीफ क्या है? वही तो डिमांड हो ही रही है। आप महाराष्ट्र से देख लीजिए, आपको याद होगा कि संजय राउत और राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो संजय राउत ने 45 लाख वोटर, फ्लोटिंग वोटर्स हैं, मतलब उन्होंने यही शब्दावली इस्तेमाल की और बोले कि अभी ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, फिर आने वाले दिनों में ये दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ये वो वोटर हैं जिनका कोई अता पता नहीं जी। और दिल्ली में हम लोगों ने देखा विधानसभा चुनाव में कैसे जो वास्तविक वोटर्स थे उनके नाम काट दिए गए, कितनी शिकायतें आई, कोई संज्ञान नहीं लिया। और जो वर्चुअल वोटर्स हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आते हैं और अचानक वो लिखा भी है राहुल गांधी ने कि पता नहीं वो कमल के फूल का जो सिंबल है उसमें कौन सा मैग्नेट लगा रहता है कि वो सारे वोट्स जो है वहीं जाके चिपक जाते हैं। तो ये तथ्यों पर सवाल पूछा गया है, तथ्यों पर जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टी के रूप में जवाब नहीं देना चाहिए। और लगातार ये शुरू से ही महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मुझे ये लगता है राजीव जी, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जहां चुनावी धांधली के खिलाफ वहीं की जनता आगे आई हो। मरकरवाड़ी गांव की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहां के लोगों ने कहा कि हम दिखाएंगे कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट नहीं मिला। उन्होंने मॉक पोलिंग की, जिसको चुनाव आयोग ने बड़ा किया। हालांकि बाद में कई और गांवों ने मॉक पोलिंग की और दिखाया उन्होंने कि जो वास्तविक मतदान हुआ था वो नहीं हुआ। तो इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, चुनाव आयोग इसीलिए बना है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ये पता होना चाहिए, हमको ये मालूम होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि वही पढ़ रहा है। यहाँ तो हम वोट दे रहे हैं, वो किसको जा रहा है, ये ईवीएम का मामला अभी चल ही रहा था। अब दूसरा मामला शुरू हो गया कि यहाँ जो वोटर है ही नहीं वो भी आके किसी को वोट दे जा रहा है और उसके आधार पर पूरा मैंडेट तय हो जा रहा है। यहाँ चाहे किसी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे किसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी हो, उससे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सीधे सीधे मतदाताओं के साथ, देश के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, धोखा है। और अगर यहाँ पर आप कहीं गड़बड़ियां नहीं है, मान लिया गड़बड़ी नहीं है, तो ये बता दीजिए कि गड़बड़ नहीं है। आप झूठ कह रहे हैं, राहुल गांधी आप झूठे हैं, कह दीजिए ना। या तो दो में से कोई झूठा है, एक आदमी झूठ बोल रहा है, या तो गड़बड़ियां हैं। गड़बड़ियां हैं तो इलेक्शन कमीशन गलत बोल रहा है, और अगर गड़बड़ियां नहीं हैं तो राहुल गांधी जो हैं वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि कौन तय करेगा। आखिर धीरे धीरे हमारे ही कई दर्शक हैं, कई डीबी लाइव पे जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं, और आप देखिए लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी, लेकिन फिर भी 240 पे नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो सिमट के रह गई। माना यह जा रहा था कि उससे ज्यादा मतलब कम सीटें होती, ज्यादा सीटें आ गई हैं। राहुल गांधी कहते थे कि 135 सीट भी नहीं आएगी इनकी, 150 सीट से नीचे आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि उसके बाद 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, और 4 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्यों के चुनाव आप जीत जाते हैं एक तरफा। हरियाणा का चुनाव एक तरफा जीतते हैं जहां उम्मीद नहीं थी, महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफा जीतते हैं जहां उम्मीद नहीं थी। चलिए दिल्ली और झारखंड को लेकर थोड़ी सी हम किनारे रख भी दे बातों को, लेकिन ये दोनों राज्यों के चुनाव वो तो किसी को पच नहीं रहा। वही तो हमारे श्रोता, हमारे दर्शक कहते हैं कि भाई आखिर फाइनली जीतना जब उन्हीं को है, जीतना तो फिर चुनाव करवाने का क्या मतलब है। हम भी ये सोचते हैं कि हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, हम उन चुनावी राज्यों में जा रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की ओपिनियंस लेके आ रहे हैं, ओपिनियन पोल दे रहे हैं, एग्जिट पोल दे रहे हैं, वो गलत हो जा रहे हैं। देखिए वही तो 5 जो पॉइंट्स आज उठाए हैं और मैच फिक्सिंग का जो आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, वही बातें हैं। अब एक बार हम उन 5 जो पॉइंट्स हैं वो दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति करता रहा। एक तो पॉइंट उन्होंने ये उठाया। दूसरा कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, और इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और उसके अलावा वोटिंग का जो आंकड़ा है वो जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। ये भी बात कई बार सामने आ चुकी है। वो चार्ट लेके आए हैं, 2009 का चुनाव, उसके बाद से लेकर और 2024 के चुनाव तक चार्ट है। उसमें है कि हर चुनाव में, जैसे एक एग्जांपल है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें महज 0.5% या 1% की बढ़ोतरी हो रही है।
लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव 5-6 महीने के भीतर उसमें 8% वोट्स बढ़ा। हाँ, इतनी ये बड़ी जो वोट बढ़ोतरी ये कहाँ से आई? परसेंटेज वैसे ये वही वर्चुअल वोट्स है, फर्जी वोट, 39 लाख। वही फर्जी वोट जी डलवाने हाँ। का भी उन्होंने आरोप लगाया, फिर सबूतों को छुपाने का छुपा- आरोप लगाया। कई सारे पॉइंट्स राहुल गांधी ने उठाए हैं और जाहिर सी बात है कि ये वो कोई आज पहली बार नहीं उठा रहे। आज उन्होंने आर्टिकल लिखा निश्चित रूप से विस्तार से, लेकिन नवंबर के बाद से उनके पास ये सारे आंकड़े आ चुके थे और ये बात वो यहाँ भी नहीं, बाहर भी जाकर के जब उन्होंने लेक्चर दिए कई सारे, अमेरिका में जाके अमेरिका में कहा उन्होंने। हाँ, और कई बार, ये शायद 5वीं बार आज उन्होंने खुल करके इतना विस्तार से इस बारे में लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश की जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव व्यवस्था है, और जिस तरह से जो हमारी इस समय सत्ताधारी पार्टी का जो गठजोड़ है, आप उसको कहिए, जिसको मैच फिक्सिंग कह रहे हैं राहुल गांधी, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं नजर तो आता ही है। अब इसके तथ्य में जाने की जरूरत है और आने वाले जो चुनाव हैं, खासतौर से राहुल गांधी वो फील्डिंग ये इस समय जो कर रहे हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं ना कि वो आने वाले चुनाव कम से कम इन तमाम आरोपों से मुक्त हों। बिल्कुल आप सही कह लिखा, आर्टिकल में लिखा भी है कि भाई बिहार में भी यही होने वाला है, तो अगर इन सारी चीजों को पहले से दुरुस्त कर लिया जाए। और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने और नेताओं ने ये कहा था कि वहां भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, और एक ही जी एपिक नंबर, हाँ, वोटर आईडी कार्ड नंबर, एक ही एपिक नंबर के 2 अलग अलग वोटर मिल जा रहे हैं। 8,000 से ज्यादा ऐसे वोटर वहां पश्चिम बंगाल में मिल गए। और तो और इसकी शिकायत किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत कराई है वहां पे वेस्ट बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल में चूंकि आपकी सरकार नहीं है तो आपके लोग शिकायत करा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 8,000 से ज्यादा मतदाता फर्जी मतदाता है और एपिक नंबर किसी और राज्य में कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ये सारी बातें आ चुकी है, कुछ भी नया नहीं है। हमारे तमाम दर्शक श्रोता जानते हैं। अखिलेश यादव ने इतने सारे तथ्य पेश किए, फर्जी वोटिंग किए। बिल्कुल, हाँ, उत्तर प्रदेश में, यहाँ दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में ये हुआ, अरविंद केजरीवाल ने पेश किया था। लेकिन वन साइडेड राजीव कुमार उस समय इसको खारिज करते रहे। इन लोगों ने अपना एक ढर्रा बना दिया कि विपक्ष अगर कुछ कह रहा है तो गलत कह रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है तो गलत आरोप लगा रहा है। भाजपा कहती है आपको तो जनता नकार रही है और आप फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आपके पास और कुछ मुद्दा है नहीं। आप सीधे सीधे लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, सीधे सीधे आप चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था को आप चुनौती दे रहे हैं। ये भाजपा का कहना है। तो क्यों चुनौती क्यों नहीं दी जाएगी? लोकतंत्र होता ही इसीलिए है। अगर आप आशंका है, संदेह है, तो चुनौती दी जा रही है। उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप साबित कर दीजिए। सीधी सी बात है कि आप सारा वोटर लिस्ट जो है वो आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए। क्यों नहीं डाल दे रहे? यही तो मांग है ना। बिल्कुल। और अब आप ये देखिए कि अभी 2-3 दिन पहले बीएसपी की नेता मायावती भी इसमें आई कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो हमारी ये स्थिति नहीं रहेगी। बिल्कुल, अभी मायावती अभी 3 दिन पहले की बात है। तो सबको अगर ये लग रहा है, पूरे विपक्ष को लग रहा है, तो आप कह रहे हो जनता नकार रही है और यहाँ विपक्ष कह रहा है जनता नहीं नकार रही। और सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी इस मसले को, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव को एक मॉडल के रूप में, जहां भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मॉडल के रूप में इसको उजागर करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, उस मसले को क्यों नहीं सुलझा रहा है चुनाव आयोग? सुलझाना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग को कम से कम, अगर राहुल गांधी, आज भाजपा के लोग आकर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, राहुल गांधी को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, राहुल गांधी को बुद्धिहीन विवेकहीन बता रहे हैं, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं बता रहे हैं, उनका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, ये बता क्या से क्या, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ रहे हो राहुल गांधी के लिए। अच्छी बात है, आप विपक्ष के नेता है, आपको राजनीति, आप सत्ता पक्ष के नेता है, राजनीति करनी आप करिए, लेकिन भाई वो भी पढ़ा लिखा आदमी है और वो उसके आर्टिकल को उतने अखबारों ने छापा है, तो वहां जो अखबार का जो चीफ एडिटर बैठा हुआ है वो मूर्ख है क्या कि बेसलेस? हमारे पास भी तो आता है, आप लोग भी सब जानते हैं, अपने पास भी कोई आर्टिकल आता है तो बेसलेस आर्टिकल तो हम छापते नहीं है, कूड़े की दान में फेंक देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। सीधी सी बात राजीव जी, इतना उन्होंने अगर फर्जीवाड़ा किया है, जैसा कि जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, इसके अलावा चुनाव आयोग भी कह रहा है, तो आप केस करिए उनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, सारा दूध का दूध पानी का पानी। भाई चुनाव आयोग केस करे ना, मारने का दावा करे, आपके पास तथ्य है ही नहीं। बिल्कुल। और चुनाव आयोग खुद भी स्वीकार कर चुका है, जब टीएमसी वालों ने कहा कि हम
धरना दे देंगे चुनाव आयोग के बाहर। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन वो तकनीकी खामियां है, अब तक वहां तकनीकी खामियां, लेकिन आप बताएंगे कुछ। फिर चुनाव आयोग ने ये कहा जी कि हम पूरे हिंदुस्तान में एपिक नंबर को बार कोड से करेंगे और वो कंप्यूटर जनरेटेड होगा, जो रिपीट नहीं होगा। चुनाव आयोग ने ये माना है कि एपिक नंबर जो है, यानी जो साथी एपिक नंबर से कंफ्यूज हो रहे हैं उनको सीधे शब्दों में बता देता हूं कि एपिक नंबर आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है उस पे लिखा होता है, वो मतलब वोटर आईडी का नंबर जो होता है, वोटर आईडी नंबर जो है वो, तो वो उसको लेकर इनका चुनाव आयोग का कहना है कि ये गड़बड़ियां हुई है, रिपीटिशन है। गुजरात के अगर वोटर पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं? राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी, उन्हीं सीटों पर 89 से ज्यादा सीट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बुरी तरह हार गई थी लोकसभा चुनाव के समय। उसको विधानसभा चुनाव के समय वहां 100% जीत मिल जाती है, और क्योंकि वहां पर वोटर्स बढ़ाए जाते हैं, उन्हीं सीटों पे वोटर्स बढ़ाए गए हैं, और उसके बाद 149 सीटों पर, उन्हीं चुनिंदा बूथ्स पर जहां ये कमजोर है, वहां जाकर उसी बूथ पर वो वोटर है, और वो जितने बढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो अगर ये भी हो कि गलती हो गई, तो ऐसी कौन सी गलती है कि वो जाके वहीं एक ही जगह और एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं? पार्टी क्या सारे समर्थक बीजेपी के हैं? तो ये जो पूरा धारा भी बीजेपी का हो गया। ईवीएम पे जो सवाल उठते रहे लगातार जी, अब ये वोटर लिस्ट पे और ये ओवरऑल चुनाव प्रक्रिया पे ये सवाल है ना, बिल्कुल कि हमारा चुनाव आयोग जिस तकनीकी अपने विकास की बात करता है कि हम आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर नए टेक्निक्स के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं, और उसमें कोई धांधली की कहीं कोई संभावना नहीं है, ये सारी बातें, सारे ये लोग तथ्य अपनी तरफ से दावे करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सबकी पोल खोल करके रख दी है, कम से कम इस समय भी और लगातार पिछले 6-8 महीनों से इस अभियान में वो लगे हुए हैं। और वही नहीं, विपक्ष के तमाम नेता इस चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात तो हो ही रही है। लेकिन ये जो राहुल गांधी ने जो 5 मुद्दे उठाए हैं, उस पे निश्चित रूप से सफाई देने की जरूरत तो है ही इन लोगों को, और सफाई ही नहीं, वन साइडेड खारिज कर देंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतने हल्के आरोप नहीं है, वो पूरा एक प्रमाण के साथ बात कर, प्रमाण के साथ, और बूथ का और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखकर वो बता रहे हैं, बिल्कुल एक जगह का। तो आप ऐसे थोड़ी उसको खारिज कर देंगे। और दूसरे यही जो अभी आपने चर्चा की कि गुजरात का वोटर जो है वो पश्चिम बंगाल में भी वोट कर रहा है, सेम आदमी वोट कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और 1-2 ऐसे केस नहीं है, लाखों और हजारों, वही नंबर, वही नंबर। आप सत्ताधारी पार्टी, आपके पास बहुत सारी तंत्र हैं, लेकिन आप राहुल गांधी को कैसे खारिज कर दोगे? नेता प्रतिपक्ष है, 100 सांसदों के सांसदों की पार्टी का नेता है, विपक्ष का नेता है, वो पढ़ा लिखा है। और क्या उसके पास कोई तंत्र नहीं है? आप सोचिए, इतने लंबे समय तक जिस पार्टी ने पूरे देश को यहाँ तक ला करके खड़ा किया, उस पार्टी के पास कोई तंत्र, सारा तंत्र खत्म कर देंगे आप 10 साल में? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर दे कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, बेसलेस कह रहे हैं, तो आधारहीन बात तो राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो आधार क्या है ये आप बता दीजिए। बिल्कुल। और नहीं तो फिर चुनाव की प्रक्रिया को आप शुद्ध कीजिए, यानी चुनाव की प्रक्रिया आप इस ढंग से ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके आइए। आपसे जब कहा गया, राहुल गांधी ने लिखा उस आर्टिकल में, आपसे जब कहा गया कि पोलिंग बूथ पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि आप उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाइए, तो आप रातों रात नियम बदल दे रहे हैं। राहुल गांधी के आर्टिकल में है, आपने नियम बदल दिया, भारत सरकार ने नियम बदल दिए कि वो हर कोई नहीं मान सकता वीडियो रिकॉर्डिंग। कितनी सारी डायरेक्टिव्स को आप चुपचाप अपनी कैबिनेट की बैठक में आप उसको चेंज कर दे रहे हैं। आप इस देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे तमाम दर्शक साथी जो हैं, इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हमारे तमाम साथी, न्यूज पॉइंट में डीवी लाइव जो मेन अपना चैनल है उस पर भी कई लोग लिखते हैं कि राजीव जी, जब तक ईवीएम नहीं ठीक होगा, कई लोग जैसे अभी आप कह रहे थे कि या डिमांड है, या मायावती के बारे में आपने कहा कि मायावती वोटर बैलेट पेपर से वोट के लिए कह रही है, वोटिंग के लिए कह रही है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं।
मेरा कहना है कि आप ईवीएम से कराइए कि बैलेट पेपर से कराइए कि और तीसरी कोई व्यवस्था लेके आ जाइए, जब तक इस धांधली को, इस भ्रष्टाचार को आप नहीं रोकेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना ही पड़ेगा। और कम से कम चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त राहुल गांधी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये किस देश में होता है कि चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाला जो पैनल है, उसमें से सिर्फ विपक्ष का नेता जो मुंह खोले तब भी, मुंह बंद करे तब भी उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि 3 में से 2 लोग आपके हैं। आपने किस बेस पर वहां से सीजेआई को हटा दिया? वही तो कहा, पहला पॉइंट ही राहुल गांधी का, भाई जिसका जिक्र ये तो कर रहे थे कि जब पहले अंपायर ही आपने सेट कर दिया कि आप ही के पक्ष में उसको निर्णय देना है कि चौका लगना है कि छक्का लगना है कि आउट होना है, क्लीन बोल्ड क्यों ना हो जाए, अंपायर बोलेगा नो बॉल है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट उसी में है कि इस महाराष्ट्र में वोटर्स तो 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर बढ़ी गए। टोटल वोट्स जो हैं वो वहां की एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये संभव कैसे हो गया कि 18 साल का व्यक्ति होगा तो वो वोट राइट्स उसको मिलेंगे, और जितने 18 साल के लोग हैं उनसे ज्यादा वहां पर वोटर। इतने लूप होल्स हैं, जितने चीजें दिखाई गई हैं, और आप उसको कह देंगे किसी वो तथ्यहीन है, कोई उसमें दम ही नहीं है। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो आप लीगल उसमें कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। भाई बिल्कुल लीगल नोटिस भेजिए, आप बोलिए राहुल गांधी जी, आप अखबारों के खिलाफ नोटिस भेजिए जिन्होंने छाप दिया है। बिल्कुल, जिन्होंने छापा है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप खुद ही आप दलदल में धसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में ऐसा आपका दोनों पांव ऐसा धसा हुआ है कि आप बाहर निकल नहीं सकते। एक पांव को खींचेंगे दूसरा और नीचे जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि चुनाव आयोग, क्योंकि ये सब कुछ चुनाव आयोग के ऊपर है। आज भी इस देश के लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है, मैं तो चुनाव आयोग से अपील करूंगा, और मैं उन तमाम ऐसे लोगों से अपील करूंगा जो इन चीजों पे आवाज मुखर करते हैं, आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं। उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो कम से कम ईवीएम के प्रति, या ईवीएम छोड़ दीजिए, चुनाव की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से हो, चुनाव पारदर्शिता के साथ हो, और वो हमको, आपको पता, आप वोट दे रहे हैं तो पता होना चाहिए कि अतुल सिन्हा जी ने किसको वोट दिया है। अतुल सिन्हा जी को पता, इतना तो कम मुझे नहीं पता हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा वोट उस आदमी तक गया है कि नहीं, काउंट हो रहा है कि नहीं, काउंट हुआ कि नहीं हुआ। फर्जी वोटर्स, फर्जी वोटिंग और फर्जी वोटर्स तो नहीं है। तो आपका वोट कहीं और जा रहा है। जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक तो ये इस तरह के सवाल उठते ही रहेंगे। 3 तरह की धांधली की बात लगातार आप याद कीजिए। अशोका यूनिवर्सिटी फिर से चर्चा में है, वो दूसरे मामले में, लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर ने जब एक वो किया था इसी पे 2019 के चुनाव के बाद, उन्होंने 3 बातें कही थी धांधली की। एक बात जो ईवीएम में गड़बड़ी की, एक जो इंपॉर्टेंट बात उसमें थी वो ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात, तीसरी बात जो थी वो जिस समय आप आखिरी जो फॉर्म 17 की बात थी, 17C की बात थी, तो जो आखिरी समय जिसको राहुल गांधी ने इंडिकेट किया है कि 5:30 बजे और 7 बजे के बीच में, 1.5 घंटे के बीच में 79 लाख 79 लाख वोटर्स 1.5 घंटे में आ गए, वोट डाल के चले गए, जो लगभग 8% की जो बात होती है, 8% वोट बढ़ गया। और इतने वोटर्स अगर वोट डालेंगे तो कम से कम लगेगा 8-10 घंटा वोट डालने में। उसमें भी इनकी दलील है कि हजारों वोट वो है बूथ हैं जहां इतने लोग, अरे भाई हजारों तो लाइनें दिखे ना, बता दीजिए ना। एक बूथ पे दिन भर में 1000 वोटर वोट डाल के जाते हैं भाई साहब। 79 लाख वोटर्स 1.5 घंटे में अगर वोट डाल रहे हैं तो एक बूथ पर कितना डालेगा, जरा कैलकुलेट कीजिए। तब इनकी जो, और इसीलिए यहां बीजेपी यहां चुप हो जाती है, इसीलिए यहां इलेक्शन कमीशन चुप हो जाता है। लेकिन ये जो है, ये हम लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन है कि हम भी वोट डाल के आते हैं, हम भी वोट डालना छोड़ दीजिए। जिस पेशे में हैं हम लोग, समीर जी, अतुल जी, हम लोग जिस पेशे में हैं, हम सड़कों पे घूमते हैं, आप हम सब धूल धूप धुआं सब खाते हैं,
उसके बाद अपने दर्शक साथियों के बीच लेके आते हैं कि देखिए यहाँ ये, और मालूम हो रहा है कुछ और जा रहा है, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी जो हमारी फील्ड में जाकर हाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, वहां का माहौल देख, क्योंकि यहाँ चोरी, यहाँ आप सीधे डाका डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। इसलिए इस पर आवाज बुलंद करना होगा, इस पे लगातार पॉडकास्ट करना होगा, इस पर लगातार इस पे रिपोर्टिंग करनी होगी, लोगों के बीच जाना होगा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कम से कम चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पे उतरना होगा, खासकर विपक्षी दलों को, तभी कुछ हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, उस पर लगातार सुनवाई होती है। अभी फिर वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद फिर से सुनवाई शुरू होगी, लेकिन फिर भी आपको दबाव बनाना पड़ेगा, और ये काम राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत कर दी है, और ये आने वाले समय में देखते हैं कहां तक पहुंचता है। इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं, हमारा समय ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और इस चर्चा में आप लोग अभी तक सुन रहे थे, हम लोगों की बातें आपको पसंद आए, और आप भी अपना कुछ पॉइंट रखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे जब हम इस मसले पे बात करें तो आपकी बातों को जरूर यहाँ हम लेने की कोशिश करें। देखिए, शेयर कीजिए, और हम तीनों का जो ये 2020 है इसका लुत्फ उठाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।